हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 11 सावित्री बाई फुले। हम इस चैप्टर में सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ेंगे कि सावित्री बाई फुले का जन्म सन 1831 में यानी 1831 में महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ था और उन्होंने स्त्रियों की भलाई के लिए, स्त्रियों के लिए और अनेक असामाजिक कुरीतियों दूर करने के लिए क्या क्या कार्य किए, ये सब इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सावित्रीबाई फुले के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। वंचित रहना, प्राप्त न होना किसी को, कि शिक्षा हमारा अधिकार है। ये आपने पढ़ा है संविधान के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उसमें 14 से आर्टिकल से 18 तक ये लिखा हुआ है कि हमारे समानता का अधिकार, इक्वलिटी का जो है एक्ट, उसमें बताया गया कि शिक्षा का अधिकार भी सभी को समान रूप से प्राप्त है, कि हर व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। सब अपनी समान रूप से पढ़ सकते हैं। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय, लेकिन क्योंकि पहले क्या था, पहले समाज में ये नियम था कि लड़के पढ़ सकते थे, लड़कियां नहीं पढ़ सकती। आपने पहले भी 7th क्लास में पढ़ा रमाबाई का लेसन, उसमें आपने पढ़ा कि लड़कियों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी, आपको पढ़ाया था। लेकिन रमाबाई को उनकी माँ से संस्कृत की शिक्षा दी गई और उनकी माँ को उनके पिता ने संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो वही चीज़ है कि काफ़ी समुदाय ऐसे थे, काफ़ी मतलब समाज में ऐसे कई थे जो शिक्षा से वंचित, जो पढ़ नहीं सकते थे। उन्हें इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। विशेषकर लड़कियों को तो ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है, कि इस संघर्ष के लिए सबसे ज़्यादा किसने किया, योगदान किसका था, सावित्रीबाई फुले का। इसमें उसी सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया गया है। देखिए सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला के रूप में विख्यात है जिसने इस प्रदेश में, महाराष्ट्र में पहली कन्या पाठशाला की नींव रखी। कन्या पाठशाला यानी लड़कियों की पाठशाला बनाई और अनेक सामाजिक कुरीतियाँ झेली, क्योंकि वहाँ पर पहले क्या था, विधवा स्त्रियों के लिए क्या था कि सिर मुंडाना पड़ता था। जिस लेडीज का पति एक्सपायर हो जाता था तो जो विधवा स्त्री होती थी वो सर पर बाल नहीं रख सकती थी, उनका सिर मुंडा दिया जाता था। इस कुरीति होती है, बुरी रीति रिवाज जो होती है, रूढ़ियाँ, उनका विरोध किया सावित्री ने। तो ये सब जो रूढ़ियाँ थी, इन सब को सावित्रीबाई ने दूर किया। तो इस बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपरी ऊपर, निर्मितम बने हुए, चित्रम चित्र को, पश्यत देखो, कि ऊपर बने हुए चित्र को देखो। देखो ये सावित्रीबाई फुले जा रही है, कोई इधर मिट्टी फेंक रहा है, कोई कंकर फेंक रहा है, और ये अपनी एक पाठशाला चला रही है, यहाँ ये लड़कियों को पढ़ा रही है। लेकिन इसने इस सब का कोई परवाह नहीं की कि कोई मुझे क्या कह रहा है। वो निश्चित अपने काम में लगी रहती थी, अपनी पढ़ाई में और साथ में बच्चों को पढ़ाने में, लड़कियों को पढ़ाने में। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते। इदम यह, चित्रम चित्र, कस्यचित् किसी, पाठशाला का, वर्तते है यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति,
इयम यह सामान्य सामान्य पाठशाला पाठशाला न अस्ति नहीं है, नैधन अस्ति यह सामान्य पाठशाला नहीं है, सामान्य यानी साधारण। इयम अस्ति, इयम अस्ति यह है महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की प्रथमा पहली प्रथम कन्या पाठशाला, कन्या पाठशाला यह महाराष्ट्र की पहली या प्रथम कन्या पाठशाला है, जो कि किसने शुरू की, जिसकी नींव किसने रखी, सावित्रीबाई फुले ने। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एका एक शिक्षिका शिक्षिका अध्यापिका गृहात घर से पुस्तकानि किताबें या पुस्तकें आदाय लेकर, आ धन दा धन ल्यप, इसमें आ उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है, दा धातु है। दा होता है देना, लेकिन आदाय लेकर के, चलती चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे रास्ते में कश्चित कोई, तस्या उसके ऊपरी ऊपर, धूलिम धूल, कश्चित कोई, च और, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े, छिपटी डालता है। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। पत्थर के टुकड़े यानी छोटे कंकड़, ये नहीं बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ छोटे छोटे। परम परंतु सा वह स्व दृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से, स्व यानी अपने, न नहीं विचलती विचलित होती है, विचलित होना हटना, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्व विद्यालय अपने विद्यालय में, कन्या भी कन्याओं के, स विनोदम मजाक से, आलपंती बातचीत करती हुई, वह अपने विद्यालय में बालिकाओं से मजाक में बातें करती रहती है। सा वह अध्यापन अध्यापन में, संलग्ना संलग्न लगी हुई, भवती होती है या है, यह लगी रहती है। वह अपने विद्यालय में बालिकाओं से मजाक से बातें करती हुई अपने अध्ययन में यानी उनको पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या उसके, स्वकीयम अपना, अध्ययन अपि अध्ययन भी, सहैव सहधन एव साथ ही, प्रचलती चलता रहता है, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता रहता है, यानी वो अपना भी पढ़ती है साथ साथ। जैसे टीचर्स भी होते हैं, आप लोगों को भी पढ़ाते साथ में अपनी स्टडी भी करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके पेरेंट्स भी आपने अपने घरों में देखे होंगे, जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर भी स्टडी करते हैं कि आगे और ज़्यादा उन्नति कर। तो ये एक लिमिट नहीं है पढ़ने की कि बस हमने ये हासिल कर लिया हो गया। पढ़ने की कोई ना कोई उम्र होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। तो वो भी अपने अध्ययन में लगी रहती थी। केयम महिला, के मीन्स कौन, इयम यह, महिला महिला, यह महिला कौन है। अपी क्या, अपी का मैंने तुम्हें बताया, अगर अपी किसी भी सेंटेंस में पहले आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, क्या। यूयम इमाम महिलाम जानित है, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयम मेव यह ही, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया नाम से जानी जाती हैं, या ना सावित्रीबाई फुले हैं। यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामिने स्थाने सावित्री एजायत पैदा हुई या जन्म हुआ। जनवरी महीने की तृतीय दिवस यानी तीसरी तारीख को, जनवरी महीने के तीसरे दिन
सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता चैमिन्स और खंडोजी इति अभिहितो कहे गए हैं। अभिहितौ कहे गए हैं। जो वर्ड मीनिंग आपको पीछे नहीं दिख रही है, मैं एक एक वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, आप इसमें पेंसिल से नोट करें या अपनी रफ नोटबुक लेके बैठा करें वीडियो सुनते टाइम, उसको नोट किया कीजिए या फेयर में नोट कर लो। वर्ड मीनिंग तो आपको लिखनी है अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं। ऐसा माना गया है कि इनके पिता का नाम खंडोजी था और इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। पता किसी को कुछ नहीं है, ठीक है, कोई देखने नहीं गया उस टाइम। नववर्ष देशिया 9 वर्ष की आयु में ही वह ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता ब्याही गई। यानी कि 9 वर्ष की आयु में ही ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह कर दिया गया। बाल विवाह जिसे कहते हैं। सोअपि वह भी तदानीम इस समय 13 वर्ष कल्पे 13 वर्ष की एव ही आसित थी। अभी वह 13 वर्ष की ही थी, यानी उनकी आयु उस समय 13 वर्ष की ही थी। यतो ही क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसित थे। उनकी आयु भी 13 वर्ष। किसकी आयु की बात हो रही है? ज्योतिबा फुले की, जो कि सावित्रीबाई के पति थे। सावित्रीबाई 9 वर्ष की थी और ज्योतिबा फुले 13 वर्ष के थे। और जो ज्योतिबा फुले थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और यही कारण था कि सावित्रीबाई भी स्त्री शिक्षा के सुधार के लिए अपने कदम आगे बढ़ा पाई, क्योंकि वहाँ रमाबाई के उसमें भी आपने देखा कि रमाबाई के पिता ने उनकी माता का साथ दिया, तभी तो रमाबाई संस्कृत शिक्षा प्राप्त कर सकी। और उनके पति उनका साथ देते, लेकिन वो 1.5 वर्ष बाद ही शादी के चले गए थे, देहांत हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अतः सावित्री के मन की स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्सम स्त्रोत प्राप्तवती पा गई। इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा, अध्ययन की इच्छा स्त्रोत पा गई। यहाँ तक आपको आ गया समझ? आगे देखिए। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषायापि अध्ययनम कृतवती। इतः इससे परम पहले उन्होंने अपने साथ आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन कृतवती किया। इससे पहले उन्होंने आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का आग्रह पूर्वक अध्ययन भी किया, यानी उनके पति ने उन्हें इंग्लिश भाषा भी सिखाई। ठीक है, आगे देखिए। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सन 1848 में पूना नगर में सावित्री ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ
कन्या नाम कन्याओं के कृत्य के लिए प्रदेश से प्रदेश का प्रथमम पहला विद्यालय आरवत प्रारंभ किया। सन 1848 में पुणे नगर में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया, यानी खोला। तदानीम तब से सा वह केवल 17 वर्षीय 17 वर्ष की आसित थी। तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे सन 1851 में अस्पृश्यवाद यानी छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय से समुदाय की बालिका नाम बालिकाओं के कृत्य के लिए, कृत्य के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। चाहे कहीं भी देखो आप, ये देखो कृत्य के योग में बालिका नाम षष्ठी विभक्ति है। ऊपर भी आपने पढ़ा था अभी कृत्य के योग में एक वर्ड कि कृत्य के योग में ये कन्या नाम पढ़ा है ना, यहाँ पर देखो ये, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है कृत्य के योग में। ठीक है, आगे देखिए। पृथक्तया अलग से तया उनके अपरे दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया या आरंभ किया। सन 1851 में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय आरंभ किया, क्योंकि उस समय छुआछूत का ज़्यादा था कि नीची कास्ट के, ये ऊंची कास्ट के। ये आपने भी देखा होगा, जो ठाकुर राजपूत लोग होते थे, पंडित होते थे, वो जिस कुएं से पानी भरते थे, जो चमार या नीची जाति निम्न वर्ग के जो लोग होते थे, उनको उस कुएं पर चढ़ने की भी अनुमति नहीं होती थी, वो उसके आसपास भी नज़र नहीं आते थे। अभी भी काफ़ी जगह छोटे गाँव में ये चीज़ें हैं, और जो मानने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को मानते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने वहाँ देखी कि उस समुदाय के निम्न वर्ग की लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनके साथ नहीं पढ़ पा रही है, तो उन्होंने उनके लिए अलग से विद्यालय खोला। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुक्रम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने जमकर विरोध किया, मुक्रम जमकर। विधवा नाम सिरोमुंडन से, विधवाओं के सिर मुंडाने के निराकरण के लिए उन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष रूप नापितई नाइयों से मिली। विधवाओं के सिर मुंडाने की कुप्रथा को दूर करने के लिए वे साक्षात नाइयों से मिली। सीधा नाइयों से, क्योंकि जब सिर मुंडा जाएगा किसी का भी तो नाई आके मुंडेंगे, तो उन्हीं से साक्षात वो मिली कि तुम इसमें किस लिए इसमें भागीदार बनते हो, तुम अगर नहीं आओगे तो ये खत्म हो जाएगी कुरीति धीरे धीरे। फलते परिणामते केचन कुछ नापितय नाइयों ने अस्या इस रूढ़ी का सहभागिताम साथ ऐत्यजन छोड़ दिया। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी का साथ छोड़ दिया। जब उन्होंने समझाया तो कुछ नाइयों ने इसको छोड़ दिया कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। एक बार सावित्री ने मार्ग में दृष्टम देखा यत की कूपम कुएं के निक्षा पास में जीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, यानी कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए तथाकथित निम्न जाति की कश्चित कोई नार्य, काश्चित होती कुछ नारियां यानी औरतें, जल पातुम पीने के लिए याचनते मांग रही इसमें थी। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के निकट फटे पुराने कपड़े पहने हुए कुछ तथाकथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां पीने के लिए जल मांग रही थी। उच्च वर्ग की उपहास
होता है मजाक करने में हंसना, किसी के ऊपर किसी का मजाक, खिल्ली उड़ाना, मजाक करना। कुर्वन्ते करते हुए, कूपात जल से, जलोद्धरणम जल निकालने से, जलोद्धरणम जल निकालने के लिए, अवार्यन रोक दिया। उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियों ने, यानी उच्च वर्ग के लोगों ने उपहास करते हुए, यानी उसकी मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए कुएं से जल निकालने के लिए रोक दिया, मना कर दिया उनको कि तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। सावित्री एतत् यह अपमानम अपमान, सोढ़ुम सहन, ना शक्नोत नहीं कर सकी। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा वह, ता उन स्त्रियों को, निज गृह अपने घर, नीतवती लाई वह उन स्त्रियों को अपने घर लाई। निज मीन्स होता है अपना। तड़ागम तालाब दर्शित्वा दिखा करके, एकथ्यत कहा, च और, यत की, यथेष्टम जलम नयत जितना आवश्यक हो, जितना चाहे जल ले लो। वह उन स्त्रियों को अपने घर लाई और तालाब दिखाकर कहा कि जितना जल चाहे ले लो, यानी जितना तुम्हें चाहे उतना ले लो। सार्वजनिक के अयम यह सार्वजनिक तड़ागे तालाब है। अस्मात् इससे, जल ग्रहण में करने में या जल लेने में, नास्ति नहीं है, जाति बंधनम जाति का बंधन, नहीं इस तालाब में से जल लेने के लिए कोई जाति का बंधन नहीं है कि इसमें उच्च वर्ग के लोग ही पानी लेके पी सकते हैं या निम्न वर्ग के भी। तया उनके, मनुष्याणाम मनुष्यों की, समानताया समानता, स्वतंत्रताश्चय और स्वतंत्रता, सर्वदा हमेशा, सर्वथा समर्थित है, समर्थन किया, सर्वथा यानी पूरी तरह से। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा और पूरी तरह से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां संस्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। अवदानम योगदान, और फूले दंपति, फूले दंपति का यानी पति पत्नी दोनों। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था। ये संस्थाओं के नाम है, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। ठीक है, आगे देखिए। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी, आसीत् थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। अस्य इस मंडल से, मंडल का उद्देश्य आसीत् था, उत्पीड़ितानां सताए गए, समुदायानां समुदाय के लोगों को, स्वाधिकारानां अपने अधिकारों के प्रति, जागरणम जागृत करना। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए गए समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें ये इस चीज़ के लिए जागृत करना कि ये हमारा अधिकार, जैसे शिक्षा प्राप्त करना हमारे अधिकार है। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाएं अपने प्रशासन कौशल से संचालित किया, यानी उनका संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग काले, प्लेग के समय, जो एक प्लेग महामारी हुई थी, जिस तरह अब ये कोरोना वायरस चल रहा है, उस तरह एक प्लेग महामारी भी थी।
आज से करीब 100 साल पहले, 100 से ज़्यादा ही हो गया होगा, ठीक है, उस टाइम। तो उस समय उन्होंने चय और सा वह पीड़ित जनाना, पीड़ित लोगों की, अश्रांतम बिना थके, अविरतम निरंतर, चय मीन्स और, सेवाम सेवा अकरोत की, अकाल के समय और प्लेग की महामारी के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायी, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा हमेशा प्रयास अकरोत किया। सहायता सामग्री के लिए की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किया, यानी हर तरह का प्रयास किया कैसे उनको बचाया जा सके, कैसे भी उनकी देखभाल की जा सके। महारोग प्रसार काले, इस महारोग के महामारी फैलने के समय सेवारता, सेवा में लगी हुई, सा वह स्वयं असाध्य रोगेण, असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, स्वर्गवासी हो गई। इस महामारी के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 में स्वर्गवासी हो गई, यानी कि सन 1897 में उनका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि वो खुद उस प्लेग नामक महामारी की शिकार हो गई थी। उनकी सेवा करते करते वो खुद उससे ग्रसित हो गई थी। जैसे अब आपने देखा कोरोना वायरस में काफ़ी डॉक्टर्स जो हेल्प कर रहे थे पेशेंट की, उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो खुद उस वायरस की चपेट में आके खुद मृत्यु के मुंह में चले गए। तो वही चीज़ सावित्रीबाई फुले के साथ हुई, ठीक है। आगे देखिए, साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ कर थी, यानी उसकी भी साहित्य रचना भी उन्होंने की, कुछ रचनाएं की, लिखी थी उन्होंने। तस्या उनकी काव्य संकलन द्वये वर्तते, उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, ये 2 उनके बुक्स के नेम है काव्य संकलन के। भारत देश में महिलोत्थानम, महिला धन उत्थानम इसका वर्ड है, महिलाओं के उत्थान की गहना गहन अवबोधाय होता है समझने के लिए, गहन गहराई से। सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य अध्येतवम पढ़ना चाहिए। भारत देश की महिलाओं के उत्थान के बारे में गहराई से जानने के लिए, समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। तभी हम भारत देश की महिलाओं के उत्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भारत देश की महिलाएं आज जिस मुकाम पर है, बराबरी के हक पर है, वो कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा। एकदम से नहीं ये परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे हुआ। नहीं, एक टाइम था कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से रीड करना, इसकी वर्ड मीनिंग फेयर नोटबुक में लिखोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनको अपनी बुक में एक बार करके देखना। जो समझ नहीं आए लेसन तो आप मुझसे दोबारा समझना, और वीडियो को समझने की कोशिश किया करो, सुनकर ध्यान से लेसन को। ओके, थैंक यू।